हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट। कौन है बच्चों इसकी यूनिट? आज की डेट में है यूनिफाइड यूनिट यू, और इसके पहले इसका नाम था AMU, और उसके पहले उसका नाम था डाल्टन। ये भी आपको मैं बताऊंगी। और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, हम किसी चीज को वजन करने जाते हैं तो नेचुरली क्या होता है बच्चों, अगर इस जगह पर मैं ऑनियंस लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑनियंस लगती हूँ तो ऑनियंस को वेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आइदर 1 kg चाहिए, या फिर मुझे इसे 1 पाव लेना है। 1 पाव लेने के समय मैं क्या बोलती हूँ? 1/4 ऑफ 1 kg। इज इट? यही बोलती है 1/4 ऑफ 1 kg। बिल्कुल ऐसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? चलिए, होता क्या है, थ्योरी पे आ जाते हैं बच्चों। 1806 और 1808 के बीच में डाल्टन आते हैं, और डाल्टन अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दे देते हैं कि एवरी एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलकर बना है। सर्च हो गया एटम का, डन, एटम का सर्च हो गया। अब बात यहाँ पे चालू हो जाती है कि एटम को मेजर कैसे करेंगे। एक एटम को मेजर कैसे करेंगे? हमको इस एटम को मेजर करना था। पहला डिस्कशन होता है, एक काम करते हैं, सारे जो सब्सटेंस जितने भी हमने क्वांटिटी ली है, हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी या एलिमेंट की क्वांटिटी ले लेते हैं और उसको यहाँ पे रख देते हैं। हमने एक एलिमेंट की क्वांटिटी रख ली, साथ में हमने क्या किया बच्चों, इसको मेजर करने के लिए एक लॉ लिया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। अब सवाल ये उठता है कि इससे तो हमको एक एटम का मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसमें? हमको एक एटम का मास मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का इस समय पे यहाँ पे कोई सर्च हुआ ही नहीं था। बस इसी कश्मकश में बीच में आ जाते हैं 1811 में एवोगैड्रो अपनी हाइपोथेसिस देते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे तभी रिएक्शन होगा। यहाँ पर हमको एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। चाहे वो एक एलिमेंट बॉन्ड बना रहे हो, चाहे 2 एलिमेंट बॉन्ड बना रहे हो। चलिए, हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो मिल गया एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग टू। तो अब यहाँ पे थीसिस बनाना चालू हो गया कि हम अब यहाँ पर 1 एटम का मास को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले किसी भी डेफिनेशन को लर्न करने से पहले हमको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बच्चों, जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं ना, तो सिर्फ 2 लाइन का डेफिनेशन है। रिमेंबर, 2 लाइन का डेफिनेशन है और एक स्टेप में इसका फॉर्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। उस समय पे जैसे ये पता चला कि हम एक एटम का मास निकाल सकते, हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को केमिकली रिएक्शन के लिए रखा गया। किसको रखा गया बच्चों? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रखा गया, और फाइंड किया गया कि इन दोनों का रेशियो जो है 1:16 ग्राम। उस समय ग्राम में फाइंड किया गया, बाद में इसे हम यूनिट में नाम दिए। ठीक है, बाद में हमने इसे यूनिट नाम दिए, उस समय से ग्राम में फाइंड किया गया। बाद में होता क्या है कि एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाए? मास ऑफ एन एटम इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एटम अपॉन 1/1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1।
1/1 इसको बोलेंगे बच्चों, जैसे हम ये पढ़ते हैं ना 1/3 का 36 का, ऐसा पढ़िए 1/3 ऑफ 36। 36 का 1/3 पार्ट क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 12th पार्ट। सेम टू सेम 1 हाइड्रोजन का 1 पार्ट क्या लिया गया बच्चों? ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1 है, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ओवरऑल इसको 1 ही लिखा गया, ठीक। अब देखा गया कि यहाँ पर जैसे रेशियो मिलता 1:16, इसको हटा दिया गया और बोला गया दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों एटॉमिक मास बोला गया बच्चों? यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का वैल्यू रखते हुए, हाइड्रोजन की वैल्यू रखते हुए हमको मिलता है 16/1। क्या रेशो मिला हमको? हमको रेशो मिलता है 16/1। यानी कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन में जब हम ऑक्सीजन को मेजर करने जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स हैवियर है। क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट इसमें बोला गया, फर्स्ट इसमें क्या बोला गया? हाइड्रोजन इज ए स्केलर यूनिट। फर्स्ट में हाइड्रोजन को स्केलर यूनिट मानने के बाद में ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है उससे 16 टाइम्स हैवियर है। परफेक्ट था, सही था, कोई कमी नहीं था। बट जब कुछ एलिमेंट्स का सेम टू सेम रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन फाइंड किया गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो सिंगल नंबर मिला, बट कोई एलिमेंट्स जो थे वो फ्रैक्शनल फॉर्म्स में हमको मिले। लाइक दैट हमको ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में जब मिला तो कैसे रेशियो तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन को धीरे धीरे रिजेक्ट करना चालू कर दिया। हाइड्रोजन को रिजेक्ट करते ही देखा गया 16 नंबर ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया। जैसे 16 नंबर ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया, जैसे 16 नंबर ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया गया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर आ गया 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मेजर विद एटम नाइट्रोजन। हमने नाइट्रोजन एग्जाम्पल के लिए लिया है। जैसे 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए रखा गया, हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आपस में रिएक्शन करना चालू कर देते हैं। अब जब ये हमको यहाँ पे क्या पता चल जाता है? दिस इज वेरी एक्टिव, दिस इज वेरी एक्टिव केमिकल है ना। हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये वेरी एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स मिल रहा है। तो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे रिजेक्ट होनी चालू हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्टिव थी और एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाई जाती थी। फिर भी उसको नहीं लिया गया। अब हमारे पास एक नया चीज आ जाता है। हाँ, हम सेकंड लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मिटा के इसको लिख लीजिए, ऑक्सीजन इज सेकंड स्केलर यूनिट, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को रिजेक्ट किया गया और लाया गया थर्ड नंबर में कार्बन को, कार्बन 12। व्हाई वी यूज कार्बन 12 वर्ड? देखिए, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में हमारे पास 3 कार्बन के आइसोटॉप्स है। व्हाट इज आइसोटॉप्स? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जितना भी मास होता है, डिफरेंट मास, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। C14 जो था बच्चों, ये था रेडियो एक्टिव। तो सीधी सी बात है, रेडियो एक्टिव हमारे यहाँ कितना मिलता है बच्चों? ये मिल रहा था डैश 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 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर शायद ये इतना परसेंट या इतना परसेंट कुछ का रेडियो एक्टिव मिला। बाकी सारी चीजें, कार्बन हमको मिली 98, मोर देन 98% है बच्चों, मोर देन 98%, और ये शायद हमको 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट मिला। तो कार्बन 12 सबसे ज्यादा होने के कारण कार्बन 12 को सेलेक्ट किया गया। तो राइट आ जाइए, लिख लीजिए बच्चों, फाउंड इन नेचर very excessive in quantity। इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए प्रॉपर क्या वर्ड यूज किया गया बच्चों? इसके लिए वर्ड की यूज किया abundance। सेकंड देखा गया लेस रिएक्टिव। कार्बन क्या था बच्चों? जैसा मैंने कहा, नाइट्रोजन लेते समय कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का रिएक्शन चालू हो गया, कार्बन लेस रिएक्टिव था,
थर्ड पॉइंट ये नोटिस किया गया बच्चों, कार्बन का अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं, लुक इट हियर, कार्बन को अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसका जो न्यूक्लियस था ना बच्चों, वो हाईली न्यूक्लिड नेचर का था। क्या था? हाईली न्यूक्लिड किसको बोलते हैं बच्चों? हाईली न्यूक्लिड नेचर। हाईली न्यूक्लिड नेचर उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटीज होती है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण ये बहुत इजीली डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए इसे सिलेक्ट किया गया। थर्ड इसका फाइनल, इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया कि फ्रैक्शनल रेशियो was rare or not found, rare or not found, clear। अब कार्बन को सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक। आप लोग ये चारों रीजन लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कार्बन को सिलेक्शन हो जाने के बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास का अब हम लिखते हैं बच्चों हमारा डेफिनेशन। आ जाइए, यहाँ से हमारा प्रॉपर रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन स्टार्ट होता है। डेफिनेशन of relative atomic mass. Relative atomic mass of an element is defined the ratio of the masses that atom to 1/12th part of the carbon 12। ठीक, आइए हम देखते हैं व्हाट इज कार्बन 12। मान के चलो बच्चों, ये मेरा एक वेइंग बॉक्स है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दूसरा वेइंग बॉक्स रखा है और मैंने यहाँ पर अपने ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए रखा है। मैंने एक ऑक्सीजन ही रखा है। मेरे इस ऑक्सीजन को इसके साथ में वजन करने के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट्स ही पार्टिसिपेट करेगा। क्या कह रहा है बच्चों? 1/12th ऑफ 12 कार्बन, यानी कि 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये वाला 1 पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? ओनली सिंगल पार्ट ही इसको रेशियो में फाइंड करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। एंड एट द एंड हमको एटॉमिक मास हर कंडीशन में रिलेटिव ही मिलेगा। हमको अभी जो नए मशीन्स आए हैं उसमें हमको इससे हम किसी एक एटम का मास फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इस एटम के मास को फाइंड करने के बाद उस मास को यहाँ पर रखने के बाद ही हम अपना यूनिट फाइंड करेंगे, दैट इज AMU। चलिए इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम, ये तो आगे हम पढ़ ही रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास वो है जब किसी एक एलिमेंट को हम कार्बन 12 के साथ में, कार्बन 12 के 12th पार्ट के साथ में, यानी उसके एक एटम के साथ में रेशियो फाइंड करते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, तभी हमको उस एटम का, उस एलिमेंट के सिंगल एटम का मास मिलता है। आइए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। रिलेटिव atomic mass equals to mass of an element, an atom of element upon 1/12th part of C12 कार्बन। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आ जाइए हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज अवर AMU, व्हाट इज अवर डाल्टन एंड व्हाट इज अवर यूनिफाइड यूनिट। इसे लिख लीजिए अगर आप लोग को लिखना हो तो।
नेक्स्ट, व्हाट इज AMU? वन AMU और यूनिफाइड यूनिट, ये वाला यू बच्चों, जिसको आजकल AMU नाम हटा के वन यूनिफाइड यूनिट रख दिया गया है, इज द इक्वल टू द 1/12 part of the carbon 12 as carbon isotopes available, but only 12 carbon is selected. दूसरा कार्बन नहीं लेना है बच्चों, C13 C14 तो मिलेगा ही नहीं, C13 लेना ही नहीं, ठीक है। फॉर्मूला 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ C12। C12 का मास लिखते हैं बच्चों, राइट डाउन मास ऑफ C12 इक्वल्स टू 1.99 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23। अगर मैं 1 AMU फाइंड करती हूँ, 1 AMU कितना निकलना चाहिए बच्चों बताइए। इसके साथ में इसको डिवीजन करते हैं तो ये आता है बच्चों 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24। गौर से देखेंगे तो ये हमारे एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही मिला हमको। क्लियर? किसके बराबर मिल रहा है बच्चों? ये हमको मिल रहा है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मिल रहा है। तो हमारा 1 AMU क्या है बच्चों? वो हमारा 1 AMU में 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। क्लियर? और हमको सिलेक्ट किसको करना है? ओनली 12 को करना है, 13 और 14 को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, व्हाट इज डाल्टन, व्हाट इज यूनिट? जब शुरू में जैसे ही मास को मेजरमेंट चालू किया गया तो कुछ ना कुछ तो नाम रखना था ना। अगर आपने हमने यहाँ पे 1 एटम का मास फाइंड कर लिए तो उसका नाम, उसके लिए कुछ यूनिट रखना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं लेंथ मेजर करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? मीटर बोलती हूँ। अगर मान लो मैं इस बॉक्स का वजन यूज करती हूँ तो क्या बोलती हूँ? केजी बोलती हूँ। अगर मैं क्लॉक यूज करती हूँ तो क्या बोलती हूँ? सेकंड बोलती हूँ। तो वैसे 1 एटम के लिए भी हमको कुछ यूज करना था, तो उसमें क्या रख दिया? शुरू में उसने नाम रख दिया इसका कि हम जो मेजर करेंगे ना उसका नाम रहेगा डाल्टन। डाल्टन को उसके बाद में रिजेक्ट किया गया और रखा गया एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउअडेज वी आर यूज इट यूनिफाइड यूनिट। इसका नाम क्या रखा गया? आजकल हम इसके लिए सिंबल यू यूज करते हैं। और अभी जैसे हमने किसी चीज को फाइंड किया है, अगर हमने यहाँ पर एक एलिमेंट का, अभी हम आगे मैथ्स बना रहे हैं, उसमें जब हम उसके आंसर्स फाइंड करेंगे ना बच्चों, जो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस आंसर को हम AMU नहीं लिखेंगे, रिसेंट वाला यूनिफाइड यूनिट ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से पढ़ते हैं व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। हम एक एटम का एटॉमिक मास फाइंड कर चुके, ठीक है। अब क्या हो रहा है? किसी भी एटम्स के किसी भी एलिमेंट्स के बच्चों, किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स हम किसको बोलते हैं? सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एक 12 वाला आइसोटॉप्स है जो हमारे इस पूरे अर्थ में 98.7% से ज़्यादा है, 7-8% मान के चलिए। एक कार्बन का दूसरा आइसोटॉप है बच्चों, दैट इज C13। ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट 1.1 समथिंग कुछ है बच्चों। और C14 भी अवेलेबल है जो कि एक रेडियो एक्टिव है। कौन है वो? वो एक रेडियो एक्टिव होने के कारण लेस क्वांटिटी में है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻10। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं आइसोटॉप से।
अब आप ये बताइए कि आइसोटॉप्स में हम, ये मैंने कार्बन का बता दिया, सेम टू सेम मान के चलिए ऑक्सीजन का एक 16 है, ऑक्सीजन का 17 है, ऑक्सीजन का 18 आइसोटॉप्स है। ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स है, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो अर्थ में अलग अलग आइसोटॉप्स अलग अलग के साथ है। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें उनके मास डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होता है? मास डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि हम एटॉमिक मास ही पढ़ रहे हैं, इनके एटॉमिक मास, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 है, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 है। अब अगर हमको इनका एटॉमिक मास फाइंड करना है, अगर हमको किसी कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड करना है, उस कंडीशन में हम एवरेज एटॉमिक मास को रीड करते हैं। एटॉमिक मास को रीड करने का रीजन क्या है? Due to isotopes, we study average atomic mass, है ना? ठीक है, ये मैंने बता दिया। और हम एटॉमिक मास तो पढ़ के आ गए, फिर इसकी की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत पड़ रही है क्योंकि आइसोटॉप्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है। तो हम आइए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहला लाइन लिख दीजिए, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक masses of the element। किसी एक एलिमेंट कार्बन के ऐसे आइसोटॉप्स है जो डिफरेंट एटॉमिक मास रखते हैं, जिसके कारण हमको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फाइंड करना है। ओके, आइए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास का। राइट डाउन बच्चों डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। The atomic mass of such isotopes are found by their average atomic mass as it is sum of their product of masses with the fractional abundance। Write down एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास हम वैसे फाइंड करते हैं जैसा आइसोटॉप्स के एवरेज एटॉमिक मास को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस विद द फ्रैक्शनल अबंडेंस। अब लिखिए एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू masses of isotopes multiplied by fractional abundance। और average atomic mass equals to masses of isotopes multiplied by abundance upon 100। बच्चे जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है ना, ये डायरेक्ट ही मान लो अगर मैंने कार्बन का लिखा है ना 98.78, वो डायरेक्ट ही मैंने 100 आउट ऑफ फाइंड कर लिया, उसको बोलेंगे फ्रैक्शनल अबंडेंस।
और अगर मैंने 100 में से फाइंड नहीं किया तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट अबंडेंस लिखना 98.78% अपॉन, मतलब दोनों भी सेम ही है, दोनों सेम है। इसमें मैंने डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड आउट कर चुका है और यहाँ पर परसेंटेज के साथ बताना है। चलिए ये रहा हमारा द एटॉमिक मास ऑफ सच आइसोटोप्स आर फाउंड इन देयर एवरेज एटॉमिक मास फाउंड बाय देयर, ठीक है, यस इट इज सम ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक, हमारा परफेक्ट है डेफिनेशन, बुक्स में डेफिनेशन नहीं है, आप लोग लिख सकते। आई डोंट एवरेज एटॉमिक मास को थोड़ा सा फॉर्मूला से कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं मास ऑफ आइसोटॉप्स को ए से रिप्रेजेंट करती हूँ और फ्रैक्शनल एबंडेंस को एफ से रिप्रेजेंट करती, तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू समन्स डालेंगे, देन F1 Fi और AI अपॉन 100 आना चाहिए। इसका मीनिंग है अगर मेरे पास फर्स्ट ऑफ आइसोटॉप्स F1 F2 और F3 अबंडेंस रखता है और उसके एटॉमिक मास A1 A2 और A3 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको अब समन्स हट जाएगा बच्चों और हम करेंगे F1 A1 प्लस F2 A2 प्लस F3 A3 एंड सो ऑन अपॉन 100। उस समय में अपॉन 100 जब जरूरत पड़ेगी तब। अगर मान लो फ्रैक्शनल अबंडेंस ना देके डायरेक्ट, ये तो फ्रैक्शनल अबंडेंस हो गया, ओके। अगर मैं फ्रैक्शनल अबंडेंस करती तो मुझे यहाँ पे फिर 100 की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज में रखती हूँ तब मुझे 100 की ज़रूरत पड़नी चाहिए। इसको दूसरा भी है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर फ्रैक्शनल अबंडेंस की जगह डायरेक्ट अबंडेंस इक्वल्स टू एफ, ओनली अबंडेंस इक्वल्स टू एफ। तो एफ क्या रहेगा बच्चों? परसेंटेज में रहेगा, देयरफॉर इस परसेंटेज का जो जरूरत पड़ने पर 100 हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी ऐसा लिख रहे हैं और इसको फ्रैक्शनल अबंडेंस ना लिखते हुए मैं इसे अबंडेंस लिख देती हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे राइट लिख लीजिए। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ ओ एटम on C12 scale is 15.995 U. This is not 4 बच्चों, this is U unit. What does it means? हमसे क्या कह रहा है? जो भी चीज कह रहा है बच्चों, आइए आप उसको लिख दीजिए। Given O atomic mass of, write down atomic mass of O equals to 15.995 U। और क्या दे रहा बच्चों? स्केल, कौन सा स्केल है? स्टैंडर्ड स्केल। क्या चीज है? C12। C12 क्या है बच्चों? 1/12 ऑफ C12। हमारा स्टैंडर्ड स्केल यही बोल रहा है अभी हमको। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ये बता सकते हैं कि हमसे ये कह रहा है कि कार्बन के एटम से, कार्बन के इस एटम से ऑक्सीजन जो है वो 15.996 टाइम्स हैवियर है। आइए इसको आंसर फॉर्म में लिखते हैं। आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है बच्चों। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। राइट डाउन it state that one atom of oxygen is 15.995 times heavier than
1/12 mass of carbon 12 atom whose atomic mass is 12 यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर क्लियर हुआ आपको? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको ऑक्सीजन का इतना मास यूनिट दिया है और स्केल C12 लिया है तो इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमने जो कार्बन लिया है वो C12 कार्बन है और उसका 12th पार्ट से हमारा जो ऑक्सीजन है, लुक इट हियर, ये जो हमारा ऑक्सीजन है जिसे हमने अभी नोटिस किया, ये वाला 15.995 यूनिट वाला, ये इस 12 कार्बन के, ये इस 12 कार्बन के इस वाले कार्बन से, कौन से वाले पार्ट से बच्चों? इस वाले पार्ट से इतने टाइम्स हैवियर है, यानी कि ये लाइट वेट है 12 टाइम्स। और इसमें कितने एटम्स थे? 12 में से एक एटम 1/12 पार्ट का ये इतना हैवियर है। सेम क्वेश्चन अगर आपसे कभी ये पूछता है कि यहाँ पे C12 ना लिखते हुए, मान लो कभी आपसे ये पूछता है C12 नहीं लिखते हुए कभी बोरॉन 10 लिख दिया सपोज, तब आप क्या करेंगे? जब आपको बोरॉन 10 बोल देगा ना बच्चों, तो आप ये लिख देना 1/10 ऑफ बोरॉन 10। ठीक, बोरॉन 10 डाल दिया या बोरॉन 11 डाल दिया, जो भी हमको डाल देगा उसके इक्वल्स टू ये इतने टाइम्स हैवियर है। क्लियर? चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Naturally occurring carbon contains C12, C13, C14 isotopes having their atomic masses are 12, 13 decimal 00335 and 14 decimal 00317 unit respectively. Their abundance are 98.892%. Look at here बच्चों, ये परसेंट में दे रहा है, फ्रैक्शनल अबंडेंस नहीं दे रहा है। फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या है? वो आउट ऑफ परसेंटेज फाइंड कर चुका रहता है, इतने परसेंट है और इतने परसेंट है रेस्पेक्टिवली। फाइंड देयर एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहले हमको जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है बच्चों? पहला दे रहा है आइसोटॉप्स, their masses, their abundance. Write down. C12 का कितना बोल रहा है, C13 को कितना बोल रहा है और C14 को कितना बोल रहा है। ये रहा बच्चों 12, ये यूनिट में है बच्चों, ठीक है। ये रहा 13.00335, ठीक है। ये रहा 14.00317। इनका अबंडेंस कितना बोल रहा है? इतना इनका अबंडेंस बोल रहा है 98.892%। इसका अबंडेंस कितना बोल रहा है? 1.108%। और इसको अबंडेंस कितना बोल रहा है? 2 × 10⁻⁻10%। क्लियर? हमने इसको लिख लिया बच्चों। आइए हम यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला लिख के सॉल्व करें। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया बच्चों, आइए लिख लीजिए उसको, F1A1/100। इसमें क्या करते जाएंगे हम? F1 की वैल्यू रखेंगे, A1 की वैल्यू, दिस इज अवर F1, राइट डाउन। ये हमारा A1 है बच्चों, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है और ये हमारा F3 है। फ्रैक्शन अबंडेंस, आइए सॉल्व करते हैं हम।
फ्रैक्शनल अबंडेंस सामने रखे, एटॉमिक मास चलता है। चलो हम इसको पहले A1 और F1 पहले कर लेते हैं अगर चाहे तो। ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.892। फर्स्ट हो गया बच्चों। सेकंड क्या था? 13.00335 मल्टीप्लाइड बाय 1.108। एंड थर्ड था बच्चों, यहाँ पे प्लस आ गया है ना, 14.00317 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3। देखो ये तीनों के तीन निकाल दिए हमने और टोटल में लिख दिया हमने 100, क्योंकि हमको ये यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया था। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आता है 12.011 यूनिट। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। इसको आप लोग कैलकुलेटर से करिए और बताइए। मैंने यहाँ पे F1 A1 लिखा है, बट लिखने के समय में बच्चों यहाँ पर मैंने इसे लिखा है A1 और I है, सॉरी I है ना। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नियॉन कंटेन्स 3 आइसोटॉप्स। नियॉन के पास 3 आइसोटॉप्स है, N20, N21, N22। देयर मास नंबर्स, देखो यहाँ पे मास नंबर्स बोल रहा है, यहाँ पे मास क्वांटिटी नहीं बताया डेसिमल्स में, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल अबंडेंस आर गिवन, फाइंड द एवरेज मास। हमारे पास ये फ्रैक्शनल अबंडेंस है। मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया बच्चों, कि अगर कोई चीज अबंडेंस है तो वो किस में है? परसेंटेज में। और अगर वो फ्रैक्शनल अबंडेंस है, इट मीन्स उसको 100 के साथ सॉल्व किया जा चुका है और डायरेक्ट ही वो आंसर हमको 100 के साथ सॉल्व करने के बाद जब मिलेगा तब उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल अबंडेंस। अबंडेंस 100 में है यानी परसेंटेज में है, और जब वो फ्रैक्शनल है इट मीन्स इसको सॉल्व किया जा चुका है। क्लियर है ना? और वो यहाँ डेसिमल्स में। तो आइए हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है बच्चों हमारा फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू समन्स FI एंड AI। यही है हमारा। ठीक, अगर हम इसको ब्रोकन करेंगे तो क्या आना चाहिए? F1 मल्टीप्लाइड A1 प्लस F2 मल्टीप्लाइड A2 प्लस एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। तो ये हम इस फॉर्मूला में हमारे नियॉन के मास नंबर्स को रख रहे हैं। F1 है हमारा फ्रैक्शनल अबंडेंस 9051 मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज फॉर Ne20। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डेसिमल 0027 मल्टीप्लाइड 21, दिस इज फॉर Ne21। इसको लिख लीजिए ना आप लोग। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल 0922 मल्टीप्लाइड 22, दैट इज फॉर Ne22। ठीक, आप लोग इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिलेगा 20.179 यूनिट। ठीक है, मैं आप लोग को ये इसलिए बता रही हूँ कि इसके पहले जो क्वेश्चन में था उसमें हमने परसेंटेज किया था, यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल अबंडेंस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। और नॉट ओनली टू दैट, मैं एक पार्ट में और ये बताऊंगी कि ये जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है, अगर आपको मास दे चुका है और अगर आपको मास दे चुका है और आपको टोटल एवरेज ये दे चुका मास ABG एटॉमिक मास, अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास दे चुका है और हमारे पास में आइसोटॉप्स के मास नंबर्स या आइसोटॉप्स के मास यूनिट्स में दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे अबंडेंस को, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री।